मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। देहरादून के बीजेपी मुख्यालय में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा के पीछे राजनीतिक उद्देश्य है, जिसके जरिए वो केदारनाथ धाम को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कांग्रेस का अंदरूनी द्वंद्व सामने आ गया है। इसी के साथ कांग्रेस की यात्रा में 20-25 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। कि कांग्रेस की जो ये यात्रा ये शुरू की है हरिद्वार से, ये पूरी तरह से फ्लॉप यात्रा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ठीक कहा, इनको प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए थी। अब आप देखिए, जो लोग भगवान श्री राम को काल्पनिक बनाते रहे हो, बताते रहे हो, जो राम मंदिर पे सवाल उठाते रहे हो, जो सनातन पे सवाल उठाते रहे हो, आज उनको भगवान केदार की यात्रा की केदार की याद आई है। और केदारनाथ जी के प्रति जब वहां आपदा आई थी, आप भी जानते हैं किस प्रकार का इन्होंने काम किया था। उत्तराखंड में भारी बारिश से मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही। बारिश से भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस बीच बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हाईवे बंद हो गए हैं। देहरादून समेत कई इलाकों में आज भी मौसम बिगड़ा हुआ है। बीते कई दिनों से बारिश का क्रम बना हुआ है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग थाना जोशीमठ क्षेत्र के अंतर्गत गुलाबकोठी और साथ ही लंगसी के पास में मलबा आने के कारण अवरुद्ध है। गंगोत्री हाईवे नेताला के पास में बाधित हुआ है, जबकि यमुनोत्री हाईवे राना चट्टी के समीप और डबरकोट के पास बंद है। स्थानीय प्रशासन लगातार मार्ग खोलने में जुटा है। बीआरओ और एनएच हाईवे खोलने में जुटा है, जबकि अन्य जिलों में भी तेज गर्जन के साथ कई दौर के तेज बारिश होने की संभावना है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में लगातार गंगोत्री या यमुनोत्री का हाईवे बंद कर दिया गया है, जिससे स्थानीय प्रशासन मार्ग खोलने में भी जुटा है। और साथ ही ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर काफी परेशानियों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। साथ ही कई तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को हाईवे बंद होने से उठाना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बंद कर दिया गया। लगातार हो रही तेज बारिश के बाद में भूस्खलन हुआ, जिसके बाद कई हाईवे को बंद कर दिया गया, जिसके बाद में यहां पर आने जाने वाले लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। रामनगर में देर शाम ग्रामीण क्षेत्र में घर में करंट लगने से एक विवाहित महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद जहां पर महिला के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है। मृतक महिला के 2 मासूम बच्चे हैं। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए तहसीलदार कुलदीप पांडे ने बताया कि ग्राम गजपुर छोई निवासी गजेंद्र जीन की पत्नी नेहा जीना है और सोमवार की शाम को अपने घर में बिजली के पंखे का प्लग लगा रही थी। इसी बीच उसे करंट लग गया। साथ ही उन्होंने ये बताया कि इस मामले की जांच लगातार की जा रही है। ये मुझे अभी एजेंट साहब के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि एक छोई में किसी एक महिला की डेथ होगी, जिनकी अभी शादी के केवल 3 वर्ष हुए हैं। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार जिसके शादी के साल के 7 वर्ष से कम होते हैं, महिलाओं का पंचनामा जो भरा हुआ है मजिस्ट्रेट के द्वारा भरा जाता है। जिस हेतु मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और इसमें अभी तफ्तीश चल रही है। लड़की के मायके वालों को सूचित किया, उनके पहुँचने के उपरांत ही इसमें आगे की जाँच की जाएगी। सर, मौत का क्या कारण है? मौत का कारण जो इनके द्वारा बताया जा रहा है, ग्रामीणों के द्वारा, और जो इनकी देवरानी हो रहा है, इनके द्वारा कहना है कि करंट लगने से मृतका की मृत्यु हुई। कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। करोड़ों की संख्या में हर साल कांवड़िये हरिद्वार और ऋषिकेश में जलाभिषेक के लिए भी पहुंचते हैं। ऐसे में इस बीच कई बार विकट स्थिति भी देखने को मिलती है, जब कांवड़िये गंगा की तेज धारा में नहाते वक्त डूबने लगते हैं। और ऐसे में उन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ की कई टीमें गंगा घाटों पर पहले से मुस्तैदी के साथ तैनात की गई है। एसडीआरएफ ने अब तक कांवड़ यात्रा के दौरान 5 दिनों में कुल 40 कांवड़ियों को रेस्क्यू किया, उन्हें डूबने से बचाया। हरिद्वार में 4 टीमें नियुक्त की गई, जिनमें से कुल 24 डीप डाइवर्स जवान नियुक्त हैं। और ऐसे में कांगड़ा घाट पर तैनात समस्त एसडीआरएफ टीम को 2500 के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
एसडीआरएफ ने 40 कांवड़ियों की जान भी बचाई है। दरअसल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि देहरादून से हैं, जहां पर जवानों को भी 2500 रुपए की राशि देकर पुरस्कार दिया गया। साथ ही हरिद्वार ने 4 टीमों को नियुक्त किया था। दरअसल लगातार हो रही बारिश के बाद में भी विकट परिस्थिति जो यहां पर है वो बनी हुई है, जिसको लेकर हरिद्वार में एसडीआरएफ ने 40 कांवड़ियों की भी जान बचाई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर कांवड़िए की जान बचाते हुए एसडीआरएफ टीम नजर आई और 40 कांवड़ियों को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव लड़ने की इच्छा पर बताया कि वे कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी हाईकमान का जो भी आदेश होगा वो उन्हें मान्य होगा और वो पार्टी के आदेश का पालन करेंगे। इन दिनों सोशल मीडिया पर उनकी केदारनाथ आपदा के दौरान राहत बचाव कार्यों की फोटो और वीडियो वायरल हो रही है, जिससे उनके केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव में चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी तेजी से चल रही हैं। नहीं, मैं टिकट की कोई दावेदारी नहीं कर रहा हूं। मैं भी सोशल मीडिया में देख रहा हूं कि चाहे कोई न्यूज चैनल हो, कोई पोर्टल हो, सब डाल रहे हैं कि मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं। मैंने कोई दावेदारी नहीं की है। ये तो पार्टी, मैं तो कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का, और कांग्रेस अभी जैसे बद्रीनाथ में कांग्रेस ने लखपत बुटरा को लड़ाया, काजी को लड़ाया, तो हमने ईमानदारी से जो एक गिलहरी की तरह कांग्रेस को जितवाने के लिए जो योगदान दे सकते थे हमने दिया। केदारनाथ की लड़ाई को भी, चुनाव की लड़ाई को भी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस परिवार एकजुट होकर लड़ेगा। अगस्त महीने में होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष ने अभी से तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। यशपाल आर्य ने भी कहा कि आगामी सत्र सरकार के लिए आसान नहीं होगा। उन्होंने बताया कि विपक्ष ईमानदारी के साथ पहाड़ से लेकर मैदान तक कई मुद्दों के जरिए सरकार को घेरने का काम करेगी। कानून व्यवस्था, किसानों और नौजवानों के मुद्दे सहित आपदा के विषय पर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। यशपाल आर्य ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री सवालों के जवाब के लिए तैयारी करके नहीं पूछते हैं। काल में हो, माननीय मंत्रीगण होमवर्क करके नहीं आते हैं। सदन में को बाधित करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाता है, व्यवधान पैदा किया जाता है, लेकिन जिस तरह से हमने सदन में पुरजोर तरीके से जन मुद्दों को मुखरता के साथ उठाया भी है, सरकार को घेरा भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों हरिद्वार दौरे पर हैं। आपको बताते चले कि सीएम धामी लगातार दौरे भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में वो हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। सीएम हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ियों की चरण वंदना करेंगे और वहीं शाम को ओम पुल पर भजन संध्या भी आयोजित की जाएगी। और साथ ही इसी का साथ में कांवड़ मेले में कांवड़ियों पर मंगलवार को हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे, जिसमें अभी तक लगभग 1.5 करोड़ कांवड़िए गंगा जल लेकर हरिद्वार से रवाना हो चुके हैं। लगभग 2 बजे के करीब यहाँ पे लैंड करेंगे। उसके बाद डामकोटी पहुँचेंगे और ओम पुल में जैसा कि पिछले वर्ष भी प्रोग्राम हुआ था और इस वर्ष भी जो जितने भी कांवड़ श्रद्धालु हैं उनका चरण वंदन होना है। उस कार्यक्रम के बाद एक शिव संध्या का आयोजन पुलिस के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और वो लगभग 4 बजे करीब स्टार्ट होगा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी जो है देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। हेलीकॉप्टर सुरक्षा का कार्यक्रम भी करेंगे और इसमें पूरे कार्यक्रम में 2-3 चरणों में जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए हैं कि फूल वर्षा का भी कार्यक्रम है हेलीकॉप्टर के माध्यम से।
पिछले कई दिनों से भारी बारिश और अतिवृष्टि के कारण आपको बताते चले कि जनपद उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में गंगा का जलस्तर बढ़ने से परिसंपत्तियों के नुकसान भी हुआ है, जिस पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने तीर्थ पुरोहित से बात की है। राजभर ने 5 मंदिर समिति के अध्यक्ष और सचिव को आश्वस्त किया। गंगोत्री धाम की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री पूरी तरह से चिंतित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर जनपद में स्थित गंगोत्री यमुनोत्री धाम की सुरक्षा के लिए बात करेंगे। गंगा का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और जो लगातार आपदा कंट्रोल रूम है वहां से पूरी मॉनिटरिंग और जो हमारे वहां पे पंडा समाज, वहां पे हमारे गंगोत्री समिति के सचिव और उनके तमाम पदाधिकारियों से लगातार वार्ता हो रही है और जो लोग गंगोत्री में अपना व्यापार करते हैं उनसे भी वार्ता हुई। तो जो उनका कहना है कि देवघाट और बासु के पास जो 2 नाले हैं उसके ऊपर कोई ग्लेशियर फटा और दोनों नाले के रूप में, और वो शायद मुझे लग रहा है कि जो गंगोत्री पुरोहितों का कहना है और अन्य लोगों का कहना है कि वहां पर वो पूरा जाम हो गया। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश की महिलाओं को धुआं रहित स्वस्थ जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रति वर्ष 3 निःशुल्क गैस रिफिल की सुविधा प्रदान कर रही है, जिसके लिए सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाई जा रही है। मेरा नाम सीमा थापा है। मैं सेवला कला चंद्रमणि से हूँ। खाना जब बनाते थे तो जंगलों में जाते थे हम लकड़ी लेने, हमें कितनी दिक्कत होती थी लकड़ी लाने में। तो फिर उसके बाद हमने गैस लिया, गैस में खाना बनाते हैं, हमारा समय भी बचता है, बच्चों को मैं टाइम से स्कूल भेज देती हूँ। इस योजना के तहत हर साल 4 माह के अंतराल में मुफ्त गैस रिफिल योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास अपना बैंक खाता होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना से उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन आया है। इस योजना से धुआं रहित भारत की परिकल्पना को साकार करने के सपने को बल मिला और महिलाओं का जीवन अधिक स्वस्थ हो रहा है। साथ ही अब उन्हें गैस रिफिल के लिए आर्थिक तंगी का सामना भी नहीं करना पड़ रहा। प्रदेश की महिलाओं के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। बीजेपी के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं गदरपुर विधायक आज काशीपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। नगर निकाय चुनाव को लेकर टिप्स भी दिए। इस दौरान विधायक ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अलग से चुनाव की तैयारी नहीं करती है। इसी के साथ बीजेपी को समाज, आम जनता जिम्मेदारी देती है और उस जिम्मेदारी को पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ निभाती है। निकाय चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि बीजेपी आगामी निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव की कोई अलग से तैयारी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी को जो समाज, प्रदेश, आम जनता जो जिम्मेदारी पार्टी को देती है, पार्टी उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाती है और अपने दायित्वों को निभाने के पश्चात जब कोई सा भी चुनाव हो, उन अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के पश्चात पार्टी अपना प्रत्याशी तय करती है और उन्हीं एजेंडे को लेकर चुनाव में जाते हैं
और आपने देखा कि आज बहुत कम समय में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हर्षबान की कैंप कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के विस्तार को लेकर पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हर्षबान सिंह के नेतृत्व में पूर्व पुलिस अधिकारी और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा। इस मौके पर आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत किए जाने पर बात की है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हर्षबान सिंह का भी कहना है कि राज्यसभा सांसद और भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री जयंत चौधरी के समक्ष जाकर मुलाकात कराई जाएगी। इसके साथ ही मेयर के पद की दावेदारी के लिए भी हमारी पार्टी मजबूती से सामने आएगी। के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि पार्टी जो संगठित रहे, अनुशासित रहे और समयबद्ध रहते जो हर काम को जो अंजाम देती रहे और ज्यादा से ज्यादा जो अपने संगठन को जो मजबूत बनाए। यही मेरी जो शुभकामनाएं पार्टी के जो साथ और कर्तव्य भी रहे। जी नमस्कार। कुछ नहीं, ये हमारी मासिक बैठक थी, हर महीने होती है और ये बैठक आज 2 जिलों की है, काशीपुर और उधम सिंह नगर। तो यहाँ के सब पदाधिकारी आए थे, जिलाध्यक्ष जी भी हमारे साथ हैं और सब हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष जी भी साथ हैं, प्रदेश सचिव संगठन के भी, हमारे महासचिव संगठन के भी हमारे हैं मनोज शर्मा जी, और हमारे यादव जी भी हैं जो कुमाऊं मंडल के महासचिव हैं। तो सभी पदाधिकारी यहाँ आए, मौजूद हुए और आज यहाँ पर जो आर्मी के कुछ देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए नगर निगम द्वारा घर घर जाकर कूड़ा उठान किया जा रहा, लेकिन लंबे समय से वाटर ग्रेस और ESL नामक कंपनियों द्वारा बीच में हड़ताल करने की वजह से कूड़ा उठान में नगर निगम को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि दोनों कंपनियों की शुरुआत में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और साथ ही ये भी कहा कि अगर दोनों कंपनियां इसके बाद भी गंभीरता से काम नहीं करती हैं तो निश्चित रूप से उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसका नुकसान कंपनी के साथ वहां पर काम कर रहे वाले कर्मियों को भी भुगतान करना पड़ेगा। सल्ट के रानी बनकर तैयार हो गया है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर सल्ट के रानीखेत और रामनगर हाईवे पर वैली ब्रिज बनकर तैयार हुआ। हाईवे पर वाहनों की आवाजाही के लिए 4 दिन और इंतजार करना होगा। जानकारी के मुताबिक 1 अगस्त को इस पर वाहनों की आवाजाही शुरू कराई जाएगी। कुमायूं और गढ़वाल से जुड़ने वाली प्रमुख रानीखेत रामनगर हाईवे पर 6 जुलाई को भारी बारिश हुई थी, जिसके बाद में उफान से पनियाली नाला मोहान के पास पुल को बहा ले गया था और पुल बहने से इस हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई और 1 दर्जन गांव प्रभावित हुए हैं। ये पनियाली का पुल जो है करीब इसको ये 6 तारीख से टूटा हुआ है। जनता काफ़ी परेशान थी और लोग बहुत परेशान थे। लोगों को यहाँ से जो है ये चिंता होते हुए तोलियो मार्ग से होकर जाना पड़ रहा था। अब जो है ये पनियाली का पुल खुलने से जनता काफ़ी परेशान है और 1 आध दिन पहले चर्चा में ये आया था कि ये पुल जो है 28 तारीख को खुलेगा, इसका उद्घाटन होगा, लेकिन उसके बाद कोई किसी कारणवश शायद कोई देर हो गई होगी तो ठीक है, अब ये अभी खुला नहीं है। और आज सुनने में ये आ रहा है कि मतलब कई लोगों के मुंह पे सुनाई में आ रहा है कि ये 5 तारीख तक जो है इसका उद्घाटन होगा और तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हो गया है ये पुल जो बन गया। पनियाली नाले का पुल है, ये 6 तारीख को तेज वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था और जिसके संदर्भ में 7 तारीख को अधिशासी अभियंता, अधिष्ठान अभियंता एवं अन्य अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान इसमें कुछ जजमेंट लिए गए निर्माण हेतु और 8 तारीख को डीएम महोदय द्वारा भी इसका निरीक्षण किया गया था। उसके पश्चात जो है वैली ब्रिज की फाइनल करने के बाद वैली ब्रिज को मंगाया गया और इसकी लॉन्चिंग शुरू कर दी गई, जो कि 27 तारीख को बनकर तैयार हो गया है और शीघ्र ही जनता को आवागमन हेतु खोल दिया जाएगा, जिसकी लंबाई 30 मीटर है। मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत 5,000 रुपए के चेक पर 3,000 रुपए कमीशन मांगने वाले के मामले में पुलिस ने राजस्व विभाग के अधिकारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिले के एसएसपी ने बताया कि एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा और इस मामले में राजस्व विभाग के एक अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने एक युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। ऑडियो की जांच भी की जाएगी।
वर्षा काल में डेंगू की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने महाअभियान शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसकी जिम्मेदारी जिला स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है। जिलाधिकारी सोनिका ने 33 अधिकारियों को निगरानी के लिए अलग अलग वार्ड आवंटित किए हैं। शुरू कर दिया था और इसमें नगर क्षेत्र के 100 वार्ड में करीब 591 आशाएं इतना तैनात की गई जो लोगों को घर घर जाके जागरूक भी कर रही है और जाके घरों में लावा मिला उसको नष्ट भी कर रही है। तो करीब 1 जुलाई से अभी तक करीब हमने 2.5 लाख घरों में आशाओं के माध्यम से सर्वे करा दिया और उसमें करीब 18 को कंटेनर की हम लोगों को लावा मिला, जिसमें नगर निगम के सहयोग से भी हमने यहाँ पे हैं और एक हमें ऑफिशियली भी जो हमारा डेटा आया हुआ है उसके क्रम पे हमारे द्वारा चालान की कार्रवाई की जा रही है। करीबन 75,000 प्लस हमारे चालान 75,000 रुपये का चालान हमारे द्वारा किया गया है। उसके अलावा जो हमारी लार्वा का जो हम लोग डोर टू डोर सर्वे करते हैं वहाँ पे कुछ संवेदनशील एरिया जैसे ननूखेड़ा हो गया, बंगाली कोठी हो गई, नेहरू ग्राम हो गया, यहाँ पे जा जाके हमारी टीम करीबन 14 एरिया हैं जो संवेदनशील है, वहाँ पे हमारी टीम जाके इंस्पेक्शन कर रही है और लोगों को भी अवेयर कर रही है कि जो पानी भर जाता है तो उसको निकाल दिया जाए, भरने ना दिया जाए। फ्लैश बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।